ओके जी, आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज टैलेंट एक्विजिशन। तो मेरा आप लोगों से क्वेश्चन ये है, आप सब लोगों से, कि व्हाट इज टैलेंट एक्विजिशन? एनीवन हु वुड लाइक टू आंसर मी, टैलेंट एक्विजिशन क्या होता है? मेरी स्क्रीन नज़र आ रही है आप लोगों जी जी नजर आ रही है। को? जी, इसी तरह आप आंसर करना चाह रही हैं टैलेंट एक्विजिशन को? सिद्रा, आपका माइक म्यूट है। हेलो जी सर, काइंड ऑफ रिक्रूटमेंट। ठीक है, दैट्स इट। अभी मैं सुबह इसकी डेफिनेशन पढ़ ही रही थी, रिक्रूटमेंट और टैलेंट एक्विजिशन में क्या फर्क है। अच्छा, आप एडवांस जा रही हैं हमसे? नहीं, वैसे ही लिंक्डइन पे मेरे सामने आ गई थी। अच्छा, तो क्या डिफरेंस पाया आपने टैलेंट एक्विजिशन में सर और वो मेरे जहन में नहीं आ रहा अभी। कुछ इस तरह से था कि टैलेंट एक्विजिशन में आप मतलब लॉन्ग टर्म के लिए लीडर्स वगैरह या कुछ इस तरह से हायर करते हो। रिक्रूटमेंट में आप मतलब क्विकली कुछ हायरिंग वगैरह होती है, इस तरह से था। मैं देख ही रही थी अभी उसको, तो अभी आपने मुझसे पूछ लिया। चलो, थैंक यू। इमरान साहब, जी, टैलेंट एक्विजिशन और रिक्रूटमेंट में जो मेरी नज़र में फ़र्क वो ये है कि जैसे सिद्रा ने भी कहा है कि टैलेंट एक्वायर हमने करना होता है फॉर द लॉन्ग टर्म, अपनी कंपनी के एसेट्स हम जो है वो क्रिएट कर रहे होते हैं। और रिक्रूटमेंट जो है उसमें हम कह रहे हैं कि जो पोजीशन कोई वेकेंट है या न्यू पोजीशन है उनको बस हम फिल कर रहे होते हैं। ये जो है वो टैलेंट एक्विजिशन और रिक्रूटमेंट में फ़र्क है। ओके। तो काम तो हम जो रिक्रूटमेंट होती है उसमें हम लोग लॉन्ग टर्म के लिए लोगों को हायर नहीं करते। बिल्कुल जी, बिल्कुल कर रहे होते हैं उसमें भी, लेकिन ये है कि हम टैलेंटेड लोगों को जो है ना अपनी कह लें कि कंपनी में जो है वो हायर करने के लिए ना उसको हम बेसिकली टैलेंट एक्विजिशन इस लिहाज से कहते होते हैं। तो यानी कि जब हम रिक्रूटमेंट रिक्रूटमेंट इस करते हैं तो टैलेंटेड लोग नहीं करते हम लोग। उसमें दरअसल में डेफिनेशन में यही फर्क है। ठीक है जी, ताहिर साहब। बेसिकली जो रिक्रूटमेंट है ना, वो होता है कि वैकेंसीज को फिलिंग करते हो, और जो टैलेंट एक्विजिशन है वो एक ऑनगोइंग स्ट्रेटजीज है जिसमें आप फाइंड करते हो स्पेशलिस्ट, लीडर्स और फ्यूचर एग्जेक्टिव कुछ जॉब्स हैं। ये मेरी अंडरस्टैंडिंग इस हवाले से। तो रिक्रूटमेंट में जो फ्यूचर में जॉब आती है वो नहीं फिल की जाती? सर, रिक्रूटमेंट तो बेसिकली ना, आप वैकेंसी अगर किसी कंपनी में है वेकेंट, तो उसके लिए आप रिक्रूटमेंट करते हो। लेकिन टैलेंट एक्विजिशन बेसिकली आप स्पेशलिस्ट, किसी एक स्पेसिफिक जॉब के लिए स्पेशलिस्ट जो है उसकी फाइंडिंग होती है। एक प्रोसेस है ये, जिसमें आप, ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। जी निमरा। एक्चुअली जो मेरा थोड़ा बहुत उसमें आइडिया है, उसमें ये होता है कि हमारा जो एक इस टैलेंट एक्विजिशन प्रोसेस होता है जिसके अंदर हम लोग अट्रैक्ट करते हैं, ऑनबोर्डिंग करते हैं, स्क्रीनिंग करते हैं, इसका जो पूरा रिटेन करते हैं। दिस इज अ टैलेंट एक्विजिशन प्रोसेस, टैलेंट एक्विजिशन एक्चुअली। ओके, ठीक है। यानी जी, मैं आप लोगों को 15 मिनट की असाइनमेंट दे रहा हूँ। आप लोगों ने रिसर्च करनी है। और अभी हम लोग दो तीन ग्रुप्स बनाएंगे। एक ग्रुप को निमरा लीड करेंगी, एक ग्रुप को लीड करेंगे, अभी मैं देखता हूँ, सॉरी, पहले मुझे देखने से ये ग्रुप्स कैसे बनते हैं, फिर हम लोग उसमें से आप लोग डिसाइड कर लीजिएगा। तो मुझे ये अंडरस्टैंड करना है व्हाट इज मेन डिफरेंस बिटवीन टैलेंट एक्विजिशन एंड रिक्रूटमेंट और हायरिंग। क्योंकि पहले हम लोग हायरिंग का लफ्ज़ यूज़ करते थे या रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन का लफ्ज़ यूज़ करते थे। आजकल ये एक जो फेमस टर्म यूज़ होती है ये टैलेंट एक्विजिशन है। ऐसे ही है जी? तो जी बिल्कुल ऐसे ही।
तो अगर ये है तो इसमें Yes, डिफरेंस yes. क्या है, हम लोग क्यों यूज करते हैं? हम लोग जब हमारे पास रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन की टर्म है तो फिर हम लोग टैलेंट एक्विजिशन क्यों यूज करते हैं? ओके, एंड इफ देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम, देन व्हाट इज द डिफरेंस, और व्हाट इज मेजर डिफरेंस? यानी कि मुझे कोई माइनर सा डिफरेंस नहीं चाहिए, मतलब कि वो कंटिन्यूस प्रोसेस है और रिक्रूटमेंट भी कंटिन्यूस प्रोसेस है। वो क्या नाम है, लेट्स से जी कि वो पोजीशन फिल करता है, ये भी पोजीशन फिल करता है, ऑफ कोर्स जी। वो जिस तरह अभी तक बात हो रही थी, मैं उससे कन्विंस नहीं हूँ। तो आप लोगों ने कन्विंसिंग जो है ना अपनी दलाइल लेकर आने हैं कि जो भी, तो आज की जो बेस्ट प्रेजेंटेशन होगी ना, जो बेस्ट काम करेगा, उसके लिए मैं एक स्पेशल, जो ग्रुप के लोग होंगे उनको मैं एक स्पेशल सर्टिफिकेट भी अवार्ड करूंगा HR लेजेंड्स, यानी जो मेरी ऑर्गेनाइजेशन है उसकी तरफ से। अट्रैक्शन है? जी जी सर। जी बिल्कुल सर। सिर्फ 2 लोगों के लिए अट्रैक्शन है, बाकी लोगों के लिए नहीं है? सबके लिए सर डेफिनेटली। चलें जी, लेट्स मेक ग्रुप्स एंड यू नो व्हाट इज द असाइनमेंट। ग्रुप लीडर आप लोग चूज कर लीजिएगा, ठीक है? आई वांट टू नो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन टैलेंट एक्विजिशन एंड रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, एंड इफ देयर इज एनी डिफरेंस व्हाट इज दैट। और उसके बाद जो टैलेंट एक्विजिशन है उसके अंदर हम मेन एक्टिविटीज क्या परफॉर्म करते हैं। दिस इज द असाइनमेंट। इसे एक बार पढ़ लें ताकि क्लियर हो जाए। सिद्रा आप करेंगे? बस जल्दी जल्दी सर, प्रेजेंट ये करें जी। जी जी सिद्रा, आप करती जाएं, बताती जाएं क्या आप, जो सर आपके ये मुझे स्लाइड में। बिल्कुल थोड़ा सा कम नजर आ रहा है, इस वजह से। एक मिनट जरा। टैलेंट एग्जीक्यूशन इज ऑन गोइंग स्ट्रेटेजिक प्रोसेस टू फाइंड फ्यूचर लीडर्स, स्पेशलिस्ट एंड एग्जीक्यूटिव विद स्पेसिफिक स्किल सेट एंड क्रिएटिंग अ सस्टेनेबल पूल ऑफ कैंडिडेट्स। रिक्रूटमेंट का जरा निकालें मतिया। Recruitment is the linear process to fill vacancy and hiring onboarding candidates. सर ये चीज तो हमने इसकी डेफिनेशन मतलब ये लिख दी है ना। अब इनका जो ठीक है। फर्क है वो यही, अब इन्होंने ना इसका इस तरह से लिखा है, स्ट्रेटेजिक प्रोसेस टू हायर फ्यूचर पोजीशन, रिक्रूटमेंट इज द linear process to fill vacant position, reactive approach, sustainable। लेकिन सर अगर मैं जो अपने अल्फाज में मतलब इस पूरी प्रेजेंटेशन को यही समझाना चाह रही थी कि इसका जो जो डिफरेंस है वो यही है जो मैंने आपको पहले बताया। दोबारा बताएं। नेक्स्ट स्लाइड भी शेयर कर दें इसके साथ। ये सर जैसे ये स्लाइड में है हमारे पास, ये मुझे बिल्कुल भी नजर नहीं आ रही मदिया, इसको आप रीड कर लें, कोई मसला नहीं है। आप सिद्रा अब नजर आ रही है आपको? हाँ आप एक मिनट अब नजर आ रही सर। जैसे वही, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि मतलब जब भी हम कुछ प्लान करेंगे HR के हवाले से, तो फिर हमने जो भी अपनी मतलब एम्प्लॉयज़ के साथ क्या रिलेशनशिप रखने हैं, उनको आगे से उनकी किस तरह ब्रांडिंग करनी है, एक टैलेंट पाइपलाइन किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं, कौन से रिक्रूटमेंट चैनल्स को यूज़ करके, कैंपस हायरिंग को यूज़ करके, और जो भी। उसके बाद फिर हम जब ये सब चीज़ें डिसाइड कर लेंगे, देन वी विल स्टार्ट रिक्रूटमेंट। चलें जी, जबरदस्त, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, एक्सीलेंट। नेक्स्ट। जिया साहब स्क्रीन शेयर कर दें जरा। हमारे इस ग्रुप में इस्लामाबाद से कौन कौन लोग हैं? मेरे ख्याल में जिया साहब हैं सिर्फ। ठीक है, इंशाल्लाह। चलिए इस्लामाबाद वालों से मैं बाद में बात करता हूँ, पहले आप करेंगे बात। अच्छा सर, हमने बेसिकली कोशिश की है हम इसमें नॉर्मल चीज़ से हटके को मेजर डिफरेंस को तलाश करें, जिसमें हमारी टीम ने थोड़ी सी ब्रेनस्टॉर्मिंग की है। हमने कोशिश की है कि हम गूगल का इस्तेमाल कम से कम करें और नहीं, मैंने सबके मना नहीं ज़हन में किया जो था। मेरा चलें ठीक है सर, मेरी लेकिन हमने सर अलाउ होता है। गूगल ठीक है का सर, जो लेकिन इस्तेमाल है ना, एक मिनट ठहरे, लेकिन ना करें आप, खैर
गूगल देखें उसको कितना इफेक्टिवली यूज करना है ये मेरे लिए मैटर करता है, जी बिल्कुल। मेरे लिए ये लेकिन हमने matter कोशिश की करता है कि हम प्रैक्टिकल अप्रोच को जरा ज़हन में रखते हुए जो नॉर्मल हम अप्रोच फैक्ट्रीज में जो हमने पढ़ा या देखा है उसी को हम फोकस करें, ठीक जिसमें कुछ चीज़ें जो है हमारे सामने आई हैं, जिसमें ये दो ठीक है डिफरेंसेस हमने बनाए हैं रिक्रूटमेंट और टैलेंट एक्विजिशन में। ठीक है जो रिक्रूटमेंट है हमारी नज़र में जो इसका एक पॉइंट है पहला, टू फुलफिल द वेकेंट पोजीशन, और जो टैलेंट एक्विजिशन के अगेंस्ट होगा टू फुलफिल द पोजीशन बोथ फ्रॉम एक्सटर्नल इंटरनल एंड एक्सटर्नल रिसोर्सेज। यानी कि रिक्रूटमेंट जब भी करनी हो, कोई पोजीशन निकली है उसको फौरी फिल किया जाए, लेकिन टैलेंट एक्विजिशन में हम टैलेंट को तलाश करके इंटरनली भी और एक्सटर्नल भी उसको जो है ना हायर करेंगे। इसमें ठीक। सेकंड था ये एक रिक्रूटमेंट जो है रिएक्टिव अप्रोच है, जबकि टैलेंट एक्विजिशन एक प्रोएक्टिव अप्रोच है। रिक्रूटमेंट एक रूटीन प्रोसेस है, जबकि टैलेंट एक्विजिशन बेसिकली टैलेंट स्कोपिंग एंड मैनेजमेंट है। इसमें रिक्रूटमेंट एक शॉर्ट टर्म एक्टिविटी है, जबकि ये जो टैलेंट एक्विजिशन है इसमें स्ट्रेटेजिकल एचआर प्लानिंग प्रोसेस है पूरा एक ये। इसमें आगे आएगा रिक्रूटमेंट स्पेसिफिक कैंडिडेट फॉर स्पेसिफिक जॉब, जबकि टैलेंट एक्विजिशन जो है वो एनालिटिकल प्रोसेस है ऑफ सिलेक्शन का। आगे रिक्रूटमेंट जो है इनिशिएटिव प्रोसेस है, जिसमें और टैलेंट एक्विजिशन जो है उसमें सपोर्ट इन सक्सेशन प्लानिंग में, यानी कि जो सक्सेशन प्लानिंग होगी उसमें भी ये टैलेंट एक्विजिशन सपोर्ट करता है। उसके बाद फ्रेशर हायरिंग है रिक्रूटमेंट, जबकि जो टैलेंट एक्विजिशन है एक्सपीरियंस हायरिंग विद पर्टिकुलर स्किल सेट है इसमें टैलेंट एक्विजिशन में। आगे रिक्रूटमेंट सिंपल प्रोसेस ऑफ हायरिंग है, जबकि ये प्रैक्टिकल एंड टेक्निकल वर्कफोर्स प्लानिंग है। तो हमारी साइड से ये कुछ डिफरेंसेस हैं जो हम ब्रेनस्टॉर्मिंग करके अपनी जो पॉइंट्स निकाले। अगर मेरा कोई टीममेट कोई एक्सप्लेन करना चाहे तो वो कर सकता है। थैंक यू फ्रॉम माय साइड। थैंक यू जी, आपका बहुत शुक्रिया, एक्सीलेंट। नेक्स्ट जी। निदा जी सर, मैं कर रही हूँ शेयर। ये कौन सा ग्रुप है जी? ग्रुप 2 है। ग्रुप 2 में कौन कौन था? मैं, मजहर, इमरान, निम्रा, मारिया, क्या हम लोग कितने? निम्रा वाली तो हो नहीं गई प्रेजेंटेशन? नहीं, निम्रा मेरे साथ थी। अच्छा अच्छा, ये सबको स्क्रीन नजर आ रही है? जी आ रही है जी। Okay, so this is a difference between talent acquisition and recruitment. So we have written down some points here. First of all, talent acquisition, it is a proactive strategy. And on the other hand, recruitment, it is based on the reaction to a given situation when a need arises for a certain position to fill or to retain or for a replacement. ठीक है, but talent acquisition is a proactive strategy, so we often use it without having an open position vacant. ठीक है, the second point is it's a process of discovering potential candidates to discover that which candidate has more potential to fit in our organization we are currently working in, to fit with our culture. ठीक है, and the other point is it's about filling open vacancies with respect to the time given. मतलब रिक्रूटमेंट ये होता है कि उसका ज़्यादा फोकस यही होता है कि जो पोजीशन हमारे पास है हम उसको फिल करें, हम उसको वेकेंट ना रहने दें। अच्छा, थर्ड पॉइंट इज इट्स एन ऑन गोइंग लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी टू फाइंड स्पेसिफिक स्किल सेट एंड क्वालिटीज रिक्वायर्ड। टैलेंट एक्विजिशन का मेन फोकस यही होता है कि आप जो है मतलब टैलेंट एक्विजिशन के लिए आपको किसी पोजीशन के वेकेंट होना
ज़रूरी नहीं है, मतलब यू कैन कंटिन्यू दिस प्रोसेस, इट्स अ लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी। आप कंटिन्यूसली देखते रहते हैं कि हमारे पास आने वाले वक्त में या करंटली कोई ऐसा टैलेंट जिसकी हमें ज़रूरत पड़े या जो हमारी कंपनी के लिहाज से फिट हो सके। अच्छा, on the other hand, recruitment it is only begin until or unless the need arises within the company. Second, it is just not process areas but also the connection points between the process areas to see the real business result. And on the other hand, you can have recruitment without talent acquisition, but you can't have talent acquisition without recruitment. Recruitment is basically a subset of talent acquisition. It is a part of talent acquisition. Okay, it comes within talent acquisition. And Acha, it takes more time upfront, but in the end, it will help to build the best possible team for the company. Yeah, it is true that talent acquisition takes more time because it takes more planning and strategy to fill the position or to see the best talent for future needs. Okay, it takes more time, but in the end, ये जो है सबसे मतलब ठीक है टाइम वगैरह लेता है, बट कोशिश इसकी यही होती है इस प्रोसेस की कि बेस्ट पॉसिबल टीम बनाई जा सके विद इन द कंपनी। इसके बराबर वाला पॉइंट आई गेस मैं भूल गई हूँ फिल करना। अच्छा, नीचे आता है दे लुक बियॉन्ड द रिज्यूमे एंड कवर लेटर ऑफ द प्रोफाइल टू फाइंड द राइट टैलेंट। इसका ये कि इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट द रिज्यूमे, ठीक है, इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट द प्रोफाइल or the points that lack in that profile, but it is more than that, क्योंकि टैलेंट एक्विजिशन में आप इन सब चीज़ों से बहुत ऊपर जाके देख रहे होते हैं कि कोई ऐसा टैलेंट जिसमें अगर एक दो गलतियां हैं भी, लेकिन स्टिल हमें पता है कि उसके अंदर इतनी पोटेंशियल है कि वो आगे जाके हमारी कंपनी को बहुत फ़ायदा पहुंचा सके और वो खुद भी हमसे बहुत चीज़ें लर्न कर सके। So this comes in talent acquisition, and they pay in recruitment. They pay special attention to the industry experience and educational background. इसका ये है कि जब हम रिक्रूटमेंट कर रहे होते हैं, लाइक जस्ट फिल वैकेंसी कर रहे होते हैं, तब हमें उस प्रोफाइल की एक्सपीरियंस, उसके एजुकेशनल बैकग्राउंड और जो भी अदर हमारे पॉइंट्स होते हैं रिगार्डिंग टू द रिज्यूमे एंड द पोजीशन रिक्वायरमेंट्स ऑफ द पोजीशन, वो बहुत ज़्यादा हमें फोकस करना पड़ता है और वो बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं हमारे। नीचे है इसका प्रोसेस इन टैलेंट एक्विजिशन। द प्रोसेस गोज लाइक दिस: मार्केट एनालिटिक्स, कस्टमर प्रोफाइल, एंड देन सोर्सिंग स्ट्रेटेजी, एंड देन talent matching. So it takes a long time to fill. And in the recruitment process, the assessment selection where all the screening resumes and interviewing and selection and the final candidate, and then comes the hiring process, and then comes the onboarding. So it totally comes in recruitment part where we have to only fill the position. And okay, actually, I wanted to add, sorry, Nida, I want to add one thing here to make it conclude that the basic difference is that in talent acquisition, we are not filling a position which is arrived today. We are seeing the future leadership positions where we think that we can, like talent acquisition can help the organization to develop future leaders. And versus recruitment, actually, like it is a reactive, because when the position needs arrive, a position have vacant or it was created, then recruitment team actually start searching for the new hiring. Then it happened like that. Exactly. So this So is it's a small process on the screenshot. Yeah. Nimra, you can explain this picture. Okay. It's actually what I just said it to you right now. In talent acquisition, the process इस पिक्चर के अंदर सिंपली है कि नंबर 1 इज द हायरिंग मैनेजर जो है, सॉरी मैं इसकी दूसरी ऑन कर लेती हूँ क्योंकि मुझे इसकी क्लैरिटी नजर नहीं आ रही है, बिकॉज ये हमने उठाया है गूगल से। सो इन द फर्स्ट स्टेप हायरिंग मैनेजर कंप्लीट ऑनलाइन रिक्विजिशन। फॉर एग्जांपल जो भी हायरिंग मैनेजर है वो इंटरनली पोजीशंस और एक्सटर्नल पोजीशंस को हम देख रहे होते हैं कि हमारी स्ट्रैटेजी के अंदर हमारे पास इंटरनल पूल के अंदर कौन लोग हैं और एक्सटर्नल पूल के अंदर हम किस बंदे को देख सकते हैं कि वो लीडरशिप पोजीशन के अंदर आ रहा होगा। रिक्रूटर जो है वो लीड स्ट्रैटेजी सेशंस करते हैं जिसके अंदर वो बैठते हैं टीम के साथ, वेयर दे स्टार्टेड हैविंग अ डायलॉग दैट व्हाट कंपनी नीड्स इन द फ्यूचर। फिर जो रिक्रूटर होता है देन इट हेल्प द टैलेंट एक्विजिशन टीम दैट ओके फाइन, ये हमने प्रोफाइल आइडेंटिफाई किए इंटरनली कस्टमर के प्रोफाइल के साथ, मार्केट के साथ, development need के साथ, and then the whole process offer goes on like that. So going towards the recruitment process, इसके अंदर is just a simple way that like when the position came up, we create a profile online that people can apply.
उसके बाद लाइक एप्लीकेशन रिसीव होती है, हम जो है अपने सिस्टम के अंदर उसको शॉर्टलिस्ट कर रहे होते हैं, देन वी टेक असेसमेंट्स, वी डू द सिलेक्शन क्राइटेरिया, whoever gets shortlisted, and then they come on board and we actually give him training as based on his position required. That's all. जबरदस्त जी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, एक्सीलेंट जी। अच्छा जी, जी सिद्रा आपका कोई क्वेश्चन है? जी सर, मैं ये कह रही थी कि टैलेंट एग्जीक्यूशन लाइक इज ऑल अबाउट प्लानिंग, कि हमने इसमें रिक्रूटमेंट तो इसका सबसेट पार्ट है ना, कि हम इसमें पहले प्लान करेंगे कि हमने रिक्रूटमेंट भी अगर किसी अपनी हायरिंग नीड्स को फुलफिल करने के लिए रिक्रूटमेंट कर रहे हैं, तो उस रिक्रूटमेंट को हमने किस तरह से लेके चलना है, और उस रिक्रूटमेंट के बाद फिर हमने अपने एम्प्लॉयज के साथ उनकी ट्रेनिंग, उनके असेसमेंट्स, उनके रिलेशनशिप्स, ये सब चीज़ें हमारे पास टैलेंट एग्जीक्यूशन में आ जाएंगी। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। तो जी अब अवाम की अदालत फैसला करेगी। जो लोग समझते हैं, जो सबसे पहली प्रेजेंटेशन थी, जो लोग आपने न्यूट्रल होकर वोट देने, इस वक्त आप लोगों ने ये नहीं समझना कि आप लोग खुद इसका हिस्सा थे, ठीक है? आपने तो जो समझते हैं कि सबसे पहली प्रेजेंटेशन सबसे अच्छी थी, वो अपने हैंड रेस कर दें। आप लोगों को हैंड रेस करने नहीं आते हैं या आप लोग कर नहीं रहे? सर वैसे आपकी अदालत में लगा लें, इस तरह तो हर कोई अपना ही करेगा। यही तो इंसाफ है। देखें मैंने जी सर, देखें ताहिर साहब, यही इंसाफ है कि वोट करें। अगर इंसान ये सर मैं न्यूट्रल होकर वोटिंग करूंगा, ठीक है? अच्छा सर, मैंने हैंड रेज की है पहली प्रेजेंटेशन के अगेंस्ट, लेकिन मेरा ख्याल है वो बनी बहुत अच्छी थी, लेकिन मुझे एक्सप्लेन नहीं हो पाई वो इतनी अच्छी जितनी बनी हुई थी। मैंने इसलिए हैंड रेज कर दिया, ये नहीं कि मेरी थी, लेकिन उसे एक्सप्लेन नहीं किया गया बहुत ज्यादा। मुझे लास्ट वाली ज्यादा अच्छी लगी थी। अच्छा जी, नहीं अभी मैंने ये नहीं पूछा। अच्छा, पहली प्रेजेंटेशन को 3 वोट मिले हैं, ओके जी, हैंड डाउन प्लीज। ओके जी, जो लोग समझते हैं कि सेकंड प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी थी, वो लोग हाथ हैंड रेस कर लें। सेकंड के 3 वोट्स हैं। अच्छा जी, नहीं 3 वोट्स हैं सेकंड को, ओके जी। और 4 सर हैंड डाउन भी हुए थे, थोड़ा टाइम दें, दोबारा हैंड डाउन भी हो गए। चलिए जी, अभी मैं दोबारा रिक्वेस्ट करता हूँ, जो लोग सेकंड प्रेजेंटेशन को वोट देना चाहते हैं वो लोग हैंड रेस करें। ये देखें ना, निम्रा है, अब वो सेकंड प्रेजेंटेशन उनकी नहीं थी, उनकी तीसरी थी, लेकिन फिर भी वो ये होता है न्यूट्रल होकर बात करना, कि इंसान ये ना सोचे कि यार ये मेरी पसंद है। अब सिद्रा ने भी माशाल्लाह एक्सीलेंट, मुझे खुशी हुई आप लोगों को देख के कि आप उस ग्रुप में नहीं भी हैं, लेकिन आपको अगर ठीक लगी है तो आपने उसको वोट किया। जी सर, एक्सीलेंट। हम न्यूट्रल होके करेंगे, हम भी न्यूट्रल होके करेंगे। ये ताहिर साहब भी बहुत न्यूट्रल आदमी है, और ये माशाल्लाह कोशिश करते हैं न्यूट्रल ही रहे। अब सर थर्ड पे भी चले जाएं। अच्छा जी, अब सब लोग हैंड डाउन प्लीज। सर कितने वोट हुए सेकंड के? आई थिंक इट वाज 5 और 6। आई थिंक 6 है सर। लोगों को इनका 6। चलें जी, प्रेजेंटेशन नंबर 3 प्लीज वोट। वाओ वाओ, एक्सीलेंट जी, अवाम की अदालत ग्रुप नंबर 3 जीत गया जी, एक्सीलेंट। थैंक यू सो मच सर एक्चुअली इन्होंने एक्सप्लेन Thank you, अच्छा sir. किया। बेस्ट ऑफ लक। ऑन द पेपर। जो पहला ग्रुप था, देखिए एक्सप्लेन, मेरा ये ख्याल है कि उन्होंने भी ठीक किया था। पहले ग्रुप की जो सबसे अच्छी चीज मुझे लगी कि उनकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी थी, उन्होंने बनाई बहुत अच्छी। किसने बनाई थी पहले ग्रुप की प्रेजेंटेशन? मध्या ने सर बनाई थी।
फिर मैंने बनाई थी। तो प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी थी। सर सिद्रा ने आपने हमसे एक मेन क्वेश्चन किया था, अब हम उसको अगर पढ़ पढ़ के भी बताते रहते तो उससे भी किसी को इतना एक्सप्लेनेशन नहीं होनी थी। एक हाँ आपने हमें बताया कि नतीजा निकाल के बताओ, तो वो मैंने आपको पहले बता दिया। हाँ जी, वो मैं वही कह रहा हूँ कि एक्सप्लेनेशन भी ठीक थी, बट I think ऑब्वियसली can I say something here, Mustafa? जी You allow me? जी जी Dekho, I will say that whenever we present something, as because I am sitting in a very high position, so it's not only slides, but I agree we don't need to read it up, but the way we explain that engage the people, because लोग जो हैं आपके जो सीनियर्स बैठे होंगे वो हमसे तेज इंग्लिश पढ़ सकते हैं, तो इसलिए आपको कभी रीच नहीं करना चाहिए. आई एग्री, बट पीपल शुड गेट. आई विल से एग्जांपल, जो सेकंड ग्रुप था उनकी प्रेजेंटेशन सबसे सिंपल, बट इट वाज टू द पॉइंट. दैट्स व्हाई आई रेज द हैंड एंड वाज इजी टू अंडरस्टैंड. सो लाइक आई थिंक कि हम एक दूसरे से सीखें कि कौन अच्छा प्रेजेंटेशन दे रहा है, ताकि हमारे अंदर जो कमियां हैं हम इनको पूरा कर सके. ठीक है जी। सबसे ज्यादा तो मैं जी आप लोगों से सीखता हूँ, एग्जैक्टली। सबसे ज़्यादा तो मैं सीखने की कोशिश करता हूँ। आप सब लोग इतने इतने सीनियर हैं, इतने टैलेंटेड हैं, अगर सीनियर नहीं है तो टैलेंटेड हैं। तो लकीली मुझे इतने सीनियर लोग भी मिले हैं, टैलेंटेड भी लोग मिले हैं इस क्लास में, तो मैं तो सबसे सीख रहा होता हूँ और मुझे बड़ी खुशी होती है। और मैं ऑनेस्टली मैं आप लोगों को बताऊँ, हर क्लास में मैं आप लोगों से सीख कर जाता हूँ, हर एक सिंगल पर्सन से मैं सीखता हूँ। सिद्रा से, फरा से, ज़िया साहब से, ताहिर साहब से, मदर साहब से, निदा से, मरियम मारिया से, नदीहा से, इमरान साहब से, अनीता से, निमरा से, शाइस्ता से, आरशिया से, अस्मा से, सिबगा से, इरीना से, नादिया से। एवरी सिंगल पर्सन ऑफ यू मेक मी लर्न समथिंग न्यू इन एवरी लेक्चर, सो आई एम थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू। तो ये बताने का ये मकसद है कि वी ऑल नीड इम्प्रूवमेंट, वी ऑल नीड लर्निंग। सेकेंड जो है प्रेजेंटेशन, मैंने आप लोगों से कहा था कि आप लोग डिसाइड करें, तो अब डिसीजन हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। ग्रुप 3 जो है उन्होंने लीड किया है। लेकिन मैं पर्सनली अगर आप लोगों को बताऊं तो मैं आप लोगों के जो डिफरेंस है ना उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाया, तो उसको फिर हम लोग अभी डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज मेन डिफरेंस बिटवीन, जब वो सब कुछ ही हो रहा है रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन में, तो टैलेंट एक्विजिशन फिर क्यों ज़रूरी है, नंबर 1। नंबर 2, टैलेंट एक्विजिशन का प्रोसेस क्या होगा, मेन चीज़ है प्रैक्टिकली आप उसको करेंगे कैसे। अब जो आप लोगों ने इतने इतने बड़े अच्छे अच्छे पॉइंट्स रेज किए, मसलन ग्रुप 3 में बड़े ज़बरदस्त पॉइंट्स थे, ग्रुप 2 ने भी बड़े अच्छे पॉइंट्स दिए, ग्रुप 1 ने भी बड़े ज़बरदस्त सॉलिड पॉइंट्स दिए, और मुझे सिद्रा की प्रेजेंटेशन बड़ी अच्छी लगी। मैं ऑब्वियसली वो चूँकि मोबाइल पे वो पढ़ रही थी, तो मोबाइल पे पढ़ना मुश्किल होता है, तो मुझे मुझे सबकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी लगी माशाल्लाह। आप सब लोग मेरे बच्चे हैं, छोटे बहन भाई हैं, चाहे मैं किसी से छोटा हूँ किसी से बड़ा हूँ, लेकिन हम वी आर लाइक वन फैमिली, तो अब अब कहना ये है कि आप लोगों ने इतने मुश्किल मुश्किल अल्फाज भी उसमें इस्तेमाल किए, तो मुझे बताएं वो प्रैक्टिकली हम करेंगे कैसे। एनीवन हु वुड लाइक टू पॉन्डर लाइट ऑन दिस पॉइंट, कि वो जो लेट्स से हम ग्रुप 3 की बात कर लेते हैं। ग्रुप 3 की प्रेजेंटेशन नंबर 1 आई है यहाँ, प्रेजेंटेशन बोथ टेक्स्ट एंड प्रेजेंटेशन एज वेल, तो प्रैक्टिकली आप करेंगे कैसे वो जो पॉइंट्स थे जो आप लोगों ने डिफरेंस किया था, डिफरेंशिएट किया था। इफ यू कैन प्लीज पुट इट अगेन ऑन द स्लाइड, आई मीन ऑन द शो, स्क्रीन पे लाइएगा। जी। निदा की स्पीड भी वैसे तेज है, फटाफट लिख लेती है। अच्छा, अब आपने ये लेट से आप कहते हैं जी कहाँ पर था, बड़े बड़े मुश्किल मुश्किल अल्फाज थे इधर, नहीं इधर नहीं थे, मेरे सेकंड ग्रुप में थे। हाँ सॉरी, सेकंड ग्रुप में थे, सॉरी निदा। सेकंड ग्रुप शेयर करें जरा। सिद्रा आप कुछ कहना चाह रही हैं, फरा आप कुछ कहना चाह रही हैं, आप लोगों ने हैंड रेज किया हुआ है। अब आप ये देखें कि ये सबसे नीचे वाला आ जाए,
आखिरी पॉइंट जो है टैलेंट एक्विजिशन में, प्रैक्टिकल एंड टैक्टिकल वर्कफोर्स प्लानिंग। ये कैसे करेंगे, प्रैक्टिकली कैसे होगा ये? जी कौन है ग्रुप 2 वाले? क्या साहब कौन सा पॉइंट आए ना जरा, साहब ये टैलेंट एक्विजिशन में सबसे जो एंड में लिखा हुआ है। जी सर, जी सर। फिर क्या नाम है, एक्सपीरियंस हायरिंग विद प्रैक्टिकल स्किल सेट। तो रिक्रूटमेंट में फ्रेशर हायरिंग होती है? नहीं यार, ये दोनों एक ही, टैलेंट एक्विजिशन में दोनों चीजें होती हैं, बल्कि फ्रेशर हायरिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है टैलेंट एक्विजिशन में। सपोर्ट इन सक्सेशन प्लानिंग। जी तो मैं एक पॉइंट ऐड करूं जी करें। सर, वो मैं देख रही थी एक्चुअली आईबीएम का ना, तो मैं उसका पॉइंट ऐड करना चाहती थी। जी करें। उसमें आईबीएम का जो है ना, मतलब वो जो सर्विस हेल्प करते हैं, उसमें उन्होंने लिखा हुआ है कि वो इम्प्रूव करते हैं एक्सपीरियंसेस एंड जनरेट मोर प्रिडिक्टेबल आउटकम्स। ये उनका है टैलेंट एक्विजिशन का। और जो अदर रिक्रूटमेंट का है, उसमें वो हेल्प करते हैं टू स्केल रिसोर्सेज एंड प्रायोरिटीज एज नीडेड, हायर एंड डेवलप फॉर द रिटेंशन एंड आइडेंटिफाई द ब्रिज स्किल गैप। इसको भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें अगर हो सके तो, मुझे ये थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा था। ये चैट जो है ना, चैट में शेयर कर दें इधर ही, उसको देख लेते हैं। चलें जी, बहुत शुक्रिया। अब मेरी बारी आ गई। लेट मी शेयर माय स्क्रीन। कैन यू सी? जी नजर आ रही है। अच्छा जी, डेफिनेशन मैंने Yeah. किया, टैलेंट एक्विजिशन इज अ स्ट्रेटजी दैट फोकसेस ऑन फाइंडिंग, वन, attracting, hiring, growing and retaining top talents to get growth and be competitive. When we say talent acquisition is a strategy, so you make a strategy through which first of all you will find where is the talent available in market, because maybe the talent which you need to find it first. अब उसके बाद आप उसको अट्रैक्ट करते हैं, उसके बाद आप उसको हायर करने की कोशिश, जब वो अट्रैक्ट होता है तो वो डेफिनेटली दे विल अप्लाई, and when they apply then you pass them through the hiring process of the organization, and once they become part of the organization then you make sure they are getting growth and they are being retained in the organization. So why do you do all these things? To get growth and be competitive. There are two types of organization, rather you can say three types of organizations. One, ऑर्गेनाइजेशन कहती है कि जी हमने टॉप टैलेंट उठाना है, टॉप ग्रेजुएट्स जिन्होंने जो ए रैंक यूनिवर्सिटीज हैं उसमें वो पढ़े हैं, एंड विद इन दोज ए रैंक यूनिवर्सिटीज दे शुड हैव डन, you can say, they have secured best positions out of those universities. उनको हम लोग अक्वायर करेंगे। सेकंड, जो ऑर्गेनाइजेशन होती हैं वो कहते हैं जी कि हम लोग ए रैंक यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो हमें एक्सपेंसिव पड़ती हैं, हम लोग बी रैंक यूनिवर्सिटीज़ में हम लोग जो है ना उनको हम लोग हायर करेंगे। थर्ड टाइप ऑर्गेनाइजेशन होती है, उनका जो फोकस होता है, उन्होंने मिनिमम सैलरी रेंजेस रखी होती हैं, मिनिमम उनका जो है वो एनवायरनमेंट उनका इतना ठीक नहीं होता, तो उसमें फिर सी रैंक यूनिवर्सिटीज़ के जो लोग होते हैं वो लोग अप्लाई करते हैं। ठीक है, अब जब वो आएंगे तो पाकिस्तान में टैलेंट कैसे डिवाइड होता है, टैलेंट की डिवीजन अगर आप करें ना, तो पाकिस्तान में जो टैलेंट, जो मोस्ट टैलेंटेड लोग होते हैं वो किन को समझा जाता है? वो समझा जाता है डॉक्टर्स को एंड इंजीनियर्स। ट्रू, एग्रीड और नॉट?
उसके बाद जो टैलेंटेड लोग होते हैं एग्रीड। वो Yes. CSS या PCS में जो लोग जाते हैं, जो गवर्नमेंट जॉब्स को कवर करते हैं, ठीक है, उसमें वो लोग जो अप्लाई करते हैं उनको हम लोग समझते हैं कि जी दे आर मोस्ट टैलेंटेड, और यार इसने CSS का एग्ज़ाम क्लियर कर लिया भाई, ये बहुत इंटेलिजेंट लड़का या लड़की है ये। अब उसके बाद हमारे पास होते हैं MBA, ठीक है, BBA, BCS, MCS और जो इक्विवेलेंट डिग्रीज हैं, या आप कह लें कि फिर हम लोग जो कॉर्पोरेट सेक्टर में जो डिग्रीज आती हैं, अगर मैं कॉर्पोरेट सेक्टर को ले आऊँ, उसमें जो लोग आते हैं वो उसमें इंजीनियर्स होते हैं, फिर बिजनेस ग्रेजुएट्स होते हैं, और जो सोशल साइंसेज पढ़कर आते हैं। इसके अलावा कोई और डिग्री तो नहीं होती? चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। हाँ जी, फाइनेंस, CA, ACCA, ACCA। ACMA, इक्विवेलेंट। और कौन सा टैलेंट होता है जी? कंप्यूटर ग्रेजुएट्स IT। या IT आसानी के लिए कर आर्किटेक्चर जी। नहीं, अच्छा वो इंजीनियर्स में ही आ जाएगा। यस, तो ये हमारे टैलेंट की डिवीजन है। अब कॉर्पोरेट सेक्टर में ये लोग तो चले गए, ये ज़्यादातर जो डॉक्टर्स हैं, ये आप कह लें कि ये गवर्नमेंट जॉब्स पे चले जाते हैं, हॉस्पिटल्स में इन्होंने जाना है, ठीक है। CSS PCS जो है ना, ये भी गवर्नमेंट जॉब में चले गए, ठीक है। इसमें आप कुछ और कर लें कि हमारा जो टैलेंट होता है, कह लें कि जो इनमें से भी जो नीचे वाला सेकंड टीयर मैंने टैलेंट निकाला है, अभी मैं टैलेंट की बात कर रहा हूँ। सो व्हेन वी से टैलेंट, दैट डजंट मीन नॉलेज। Maybe you have knowledge, but you do not have talent. Agreed? सर साइंटिस्ट की कैटेगरी आ सकती है? डाल दें जनाब, साइंटिस्ट भी गवर्नमेंट सेक्टर में चले जाते हैं। मैंने एक सवाल किया आप लोगों से, व्हेन आई से टैलेंट, इट डज नॉट मीन नॉलेज और एजुकेशन। मे बी यू आर क्वालिफाइड बट यू आर नॉट टैलेंटेड। डू यू एग्री? हाँ जी। यस सर। आप सब लोगों की नजर में लम्स जी सर। कितनी जबरदस्त ऑर्गेनाइजेशन है, कितना जबरदस्त इंस्टीट्यूट है। लम्स के मैंने लड़के लड़कियां जी। हाईली इनकैपेबल देखे हैं, नॉट टैलेंटेड एट ऑल। और मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी जो है, यानी कि अगर हम कंपेयर करते हैं लम्स वर्सेस पंजाब यूनिवर्सिटी, तो उनका एक डिफरेंस है, क्योंकि मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी के जो लोग हैं वो मैंने बहुत टैलेंटेड देखे हैं। बंदा है ना चीज़ ने पंजाब यूनिवर्सिटी छोड़े, ओपन यूनिवर्सिटी के लोग बड़े बड़े ज़्यादा टैलेंटेड देखे हैं। तो अब अगर हम लोग डिवाइड कर देते हैं, हम लोग डिसीजन कर लेते हैं, ऑर्गेनाइजेशन डिसीजन करती है। ऑर्गेनाइजेशनल डिसीजन क्या होते हैं कि जी ये जो है ना, जो टैलेंट है आपका जो कॉर्पोरेट सेक्टर में आ रहा है, ठीक है, इसमें से जो हमने टैलेंट उठाना है, ये हमने बेस्ट टैलेंट उठाना है। यानी कि आप इसको स्ट्रेटेजिक डिसीजन कह सकते हैं। मैं इनको निकाल देता हूँ फिलहाल, डॉक्टर, चूँकि उसके लिए गवर्नमेंट सेक्टर की अपनी पॉलिसीज प्रोसीजर होते हैं, वो कभी डिस्कस करना हो तो वो भी इंशाल्लाह मैं कर सकता हूँ। ये नहीं कि आई एम नॉट अवेयर अबाउट दैट, लेकिन हमारे चूँकि स्कोप नहीं है, हम जिस सेक्टर में हमने इसको डिस्कस करना है। अब आपने अगर ये करने हैं, इंजीनियर्स हायर करने हैं, या बिजनेस ग्रेजुएट्स, IT ग्रेजुएट, सोशल साइंसेज, फाइनेंस एटसेट्रा आपने हायर करना है, तो उसमें फिर डिसीजन ये होता है कि जी हमने A+ को हायर करना है, ठीक है, A+ मार्क्स हो, A रैंक यूनिवर्सिटी हो, ठीक है। ये बात हो रही है फ्रेश हायरिंग्स की। इसकी ये फ्रेश हायरिंग जो होती है, इसको आपने, ये आपका फ्यूचर टैलेंट है, आपने इनको डेवलप करके लेटर ऑन सीनियर पोजीशंस के ऊपर लेकर आना होता है। अब अगर आप लेटरल हायरिंग की बात करते हैं, लेटरल हायरिंग कौन सी होती है? जो आपके एक्सपीरियंस लोग आप हायर करते हैं, उसके लिए हो सकता है आपका क्राइटेरिया डिफरेंट हो, बट स्टिल आई हैव वर्क विद सम ऑर्गेनाइजेशंस जिनका ये था कि जी
चाहे लेटरल हायरिंग हो चाहे फ्रेश हायरिंग हो, होनी चाहिए ए रैंक यूनिवर्सिटी या फॉरेन क्वालिफाइड हो। इसके अलावा किसी और को कंसिडर नहीं करना। बहुत रेयर केस में है कि बहुत ही ज़्यादा रेयर केस में कि कोई बंदा आ गया हो, अदरवाइज नॉट पॉसिबल। ओके, अब हम लोग बात करते हैं ये फ्रेश हायरिंग की। अगर मैं आ जाऊं तो होता क्या है, सबसे पहले जो मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं वो टॉप ग्रेजुएट्स को, टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटीज़ के लोगों को उठा लेती हैं, उधर वो अप्लाई करते हैं, वो चले जाते हैं। उसके बाद जो उनमें से बच जाते हैं वो कह लें कि बी रैंक जो डोमेस्टिक ऑर्गेनाइजेशन होती हैं वो लोग उठा लेते हैं। उसके बाद फिर डोमेस्टिक स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन आ जाती हैं। इनके पास कौन सा टैलेंट जाता है जी? जो डोमेस्टिक यूनिवर्सिटीज़ के ग्रेजुएट्स होते हैं जिनको ऊपर लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशन में, डोमेस्टिक लार्ज स्केल या मल्टीनेशनल में जॉब्स नहीं मिलती। सबसे पहले लोग प्रेफर किसको करते हैं? मल्टीनेशनल को। उसके बाद जो डोमेस्टिक लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशन होती हैं। अब अगर मैं पाकिस्तान में डोमेस्टिक लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशंस की बात करूं तो वो कौन कौन सी हैं? एंग्रो है पाकिस्तान में, ठीक है। पाकिस्तान में पेप्सी यानी कि जो लोकल बॉटलर्स हैं वो हैं। उसके बाद डेस्कन इंजीनियरिंग है अगर मैं इंजीनियरिंग सेक्टर में आऊँ। और कौन सी प्राइवेट में आपके पास बड़ी? पीटीसीएल है पाकिस्तान की डोमेस्टिक लार्ज ऑर्गेनाइजेशन है। यूफोन है। यूनिलीवर इज अ मल्टीनेशनल कंपनी। डोमेस्टिक में बात करें, अब जैसे कराची है तो कराची में बहुत सारे नाम हैं डोमेस्टिक में। इस्माइल है, फिर पीक फ्रिंड्स है, कैंडीलैंड, ईबीएम है, तपाल है, ठीक है जी। नेशनल फूड हलाल, सफायर है, टेक्सटाइल में सफायर एक बड़ा नाम है, ठीक है। निशात के डोमेस्टिक लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में। उसके बाद डोमेस्टिक स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन में लोग आ जाते हैं। अब जो टैलेंट, ये देखिए टैलेंट क्या हो रहा है, टैलेंट ऐसा ऐसा कम होता जा रहा है, ठीक है। उसके बाद फिर जो है स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन, वेरी स्मॉल टैलेंट। अब मैं अगर बात करूं, अभी एक वैकेंसी में एचआर लेजेंड्स में रेज करता हूं। अब एचआर लेजेंड्स का टोटल एम्प्लॉयमेंट साइज क्या है? 10 एम्प्लॉइज। अब उन 10 एम्प्लॉइज में मुझे अगर किसी को हायर करना है तो मैं, मेरे पास टैलेंट के ऑप्शंस क्या है? मैं तो ये जो टॉप जो मल्टीनेशनल को compete नहीं ना कर सकता। इसी तरह से जो डोमेस्टिक स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन है वो डोमेस्टिक लार्ज ऑर्गेनाइजेशन को तो compete नहीं ना कर सकती। उसके बेनिफिट्स वो चीज़ें नहीं हो सकती। बट वन थिंग which can make you unique, different and impressive is your what? Your branding। कि मार्केट में कितना लोग आपकी ऑर्गेनाइजेशन को जानते हैं। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने के लिए मैं ये बात करने लगा हूँ कि मेरी टीम मेंबर हैं, उन्होंने मुझे ज्वाइन किया। अब वो उन्होंने ज्वाइन किया एचआर लेजेंड्स में, तो शी वाज ऑलरेडी इन द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग न्यू जॉब। तो वो लोगों को होता है, आपको पता है ज़रा यंगस्टर्स ना जल्दी वो टिकते नहीं हैं। वो 3-4 साल धक्के खाना चाहते हैं फिर जाकर सेटल होते हैं। उनको कोशिश होती है इधर से उधर, उधर से उधर। हालांकि मैं इसको मुनासिब नहीं समझता। तो वो 3-4 जगहों पर गई, उसके बाद मेरे पास आई और वो कहती हैं कि सर मैंने ना लॉन्ग टर्म आपके साथ काम करें। वाई वाई डू यू वांट अ लॉन्ग टर्म? मैंने कहा कि आप सुकून से आप जाएं। मैंने कहा मुझे खुशी होगी, आपको अच्छी जॉब मिलती है, आप जाइएगा, मुझे बस मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको कभी नहीं रोकूंगा। उसने कहा मैं 4 जगह गई हूँ, जहाँ पर भी मैं जाती हूँ हर बंदा आपको जानता है, हर ऑर्गेनाइजेशन एचआर लेजेंड्स को जानती है, लेकिन जिन ऑर्गेनाइजेशन में मैं गई हूँ उनको कोई भी नहीं जानता। तो एटलीस्ट मुझे इस बात की खुशी है कि मैं जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में जाती हूँ तो उसको कोई जानता तो है ना। मैं किसी से बात करती हूँ, लेट से मैं कोका कोला में बात करता हूँ ना, किसी को भी बताना जी आप कहाँ काम करते हैं, जी मैं कोका कोला में काम करता हूँ, मैं कोक में काम करता हूँ, आपको फौरन क्लिक कर जाता है। आप कहते हैं जी मैं सफायर में काम करता हूँ, आपको फौरन क्लिक कर जाता है। मुझे बताएं आप लोगों में से कितने लोग हैं जिन्होंने सफायर की प्रोडक्ट आज तक यूज की है? सर मैंने किया, मैं सफायर में काम भी कर चुकी इसलिए। मुझे वैसे बताएं ना, आप एज एन एम्प्लॉय होने के नाते ना सोचें। आई बाय वेरी expensive clothes, I buy expensive shoes,
ज्यादातर मेरे इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, बट आई नेवर बॉट एनीथिंग बिलोंगिंग टू सेफायर। व्हाई? बिकॉज वो डोमेस्टिकली डील ही नहीं करते जी। किसने हैंड जी सिद्रा? 3 लोगों ने हाथ खड़ा किया हुआ है, एक तो डाउन हो गया, एक और डाउन हो गया। सिद्रा आप कुछ कहना चाह रही हैं? नहीं सर, मैंने हैंड रेस नहीं किया, शायद पहले को हुआ होगा। तो नीचे भी किया करें ना प्लीज। कर दिया है। थैंक यू। तो मैं जो आपसे बात कर रहा था, आई वाज टेलिंग यू कि अब इसी की बात करने अगर हम लोग सफायर की, तो किसी ने उसकी प्रोडक्ट यूज किया माँ सिवाय असमा के? असमा आपने हमें भी प्रोडक्ट लेकर देनी अब, मुझे तो आप ले ही सर दें। अब सर अब तो मैं आपको पता है सीजन्स में मूव कर गई हूँ। अब आप मुझसे मेन्यू खरीदे, ऑयल खरीदे, पंजाब आटा खरीदे। मैं जी मैं ऑलिव ऑयल यूज करता हूँ, मैं ऑयल यूज नहीं करता। सर मैंने सिर्फ उनका परफ्यूम यूज किया बस। किसका? सफायर का? सफायर का। हाँ, तो चले आपने, लेकिन वैसे ओवरऑल लेकिन लोग जानते हैं सफायर को या नहीं जानते? जी नहीं था। जानते हैं सर सर। सर जानते हैं, क्योंकि जानते मैंने हैं खुद सर। सफायर की प्रोडक्ट्स यूज किए हैं। इट्स नॉट अ मतलब इट्स अ कॉमन नेम, और इट्स मतलब इट्स समथिंग कि आप नाम से ही पहचान जाते हैं कि हाँ इस प्रोडक्ट की चीजें अच्छी होती हैं। अच्छा ये मुझे बताएं निदा, एचआर लेजेंड्स, ये कोर्स स्टार्ट करने से पहले आप एचआर लेजेंड्स को जानती थी? जी, कितना जानती थी? मैं बहुत ज़्यादा नहीं जानती थी, बट ये जानती थी कि एचआर लेजेंड्स एचआर कुछ है? कंसल्टेंट, हाँ मतलब एक एचआर कंसल्टेंसी फर्म है, और छोटी मोटी भी नहीं है, और जाहिर है आपको भी सब जानते हैं, तो और यही हाँ था आप कि जानती आपने थी एचआर स्टार्ट। लेजेंड्स को? जी अच्छा जी, निम्रा आपने हैंड रेस किया था। मेरा एक सवाल है कि हम सब यहाँ पे कह रहे हैं कि हम सफायर को जानते हैं, तो हम सफायर के बारे में क्या जानते हैं? मेरा ऑनेस्टली ये सवाल है, बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल से दैट इज अ वेरी बिग नेम, सो व्हाट वी नो अबाउट सफायर? मैं भी यही पूछने लगी थी, सफायर के बारे में और क्या जानता है, मतलब ये एग्जिस्ट कब हुई, इसका ओनर कौन है, मतलब नहीं, ये ये जान। ओनर की तो ये और डिफरेंट। आई वांट टू नो व्हाट बिजनेस दे आर इनटू। क्लोथिंग। They are not only टेक्सटाइल है, clothing. टेक्सटाइल कंपनी। They are in dairy. They are in दे आर cheese. They टेक्सटाइल are एंड नहीं नहीं, इनकी ये 26 कंपनीज जो है वो सफायर की अम्ब्रेला में आती हैं। उसमें ये पावर में है, डेयरी में है, टेक्सटाइल में है, बहुत बड़े एक्सपोर्टर है। ये रिटेल में आने से पहले बहुत बड़े एक्सपोर्टर है, और इनके फादर की कंपनी थी। आगे सारे बेटे जो है इस अम्ब्रेला को कवर कर रहे हैं। ये फैमिली बिजनेस है इनका, और सारे डायरेक्टर्स जो इनके ऑनर्स हैं जो हर कंपनी को लेके चल रहे हैं, वो अपने ही कजन्स या अपने ही बेटे। अच्छा जी, निम्रा और जो फरा, आप लोगों का क्वेश्चन वैलिड है, लेकिन मैं एक चीज आप लोगों को यहाँ अर्ज करना चाहता हूँ। द मेन डिफरेंस बिटवीन द अदर ऑर्गेनाइजेशन, लेट्स से हम सफायर को छोड़ते हैं, हम सफायर को छोड़ें, जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है जिनका नाम पॉपुलर है, जैसे जैसे डेस्कोन है, डेस्कोन की प्रोडक्ट हम लोगों में से कौन यूज करता है? लेकिन डेस्कोन में जॉब करना अक्सर लोग पसंद करते हैं। नेटसोल टेक्नोलॉजीज है, नेटसोल में कितने लोग हम लोगों में से जॉब करते हैं, लेकिन नेटसोल को लोग जानते हैं। मैं समथिंग लाइक दिस मैं बात कर रहा हूँ। सिमिलर और भी नाम होंगे जिनकी प्रोडक्ट्स हम यूज नहीं करते, जिनका हमें उसका बैकग्राउंड पता भी नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग चाहते हैं वहां पर जाना। हाँ हो सकता है जब हम लोग जॉब करने जाएं तो उस वक्त हम लोग उसकी इंफॉर्मेशन डिग डाउन करें, बट द पॉइंट आई वांट टू मेक यू रियलाइज ओवर हियर इज द ब्रांडिंग। आपकी जो ऑर्गेनाइजेशनल ब्रांडिंग है वो बहुत मैटर करती है। हमने एचआर लेजेंड्स की ब्रांडिंग के ऊपर बहुत काम किया है, इतना काम किया है आप लोगों को मैं बता नहीं सकता। रातों को जाग जाग कर 3-3 4-4 बजे तक हमने स्ट्रैटेजीज बनाई हैं, उनको एग्जीक्यूट किया है, उनको इम्प्लीमेंट किया है। हमने सोशल मीडिया ब्रांडिंग मार्केटिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा पैसे लगाए हैं। अब तब जाकर लोगों को आप पाकिस्तान में किसी भी जगह पूछेंगे तो इंशाल्लाह तकरीबन सब लोग जानते होंगे, स्पेशली जो बिग सिटीज़ हैं उसमें तो लोग लाजमन जानते होंगे कि एचआर लेजेंड्स इज समथिंग अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन उसके पीछे बहुत काम किया है। सिमिलरली ये जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन हैं जिनके आज आप लोग नाम ले रहे हैं, इन सब लोगों ने इन चीज़ों के ऊपर बहुत काम किया है।
टैलेंट एक्विजिशन में और रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन में मेन डिफरेंस ही ये होता है कि टैलेंट एक्विजिशन में आपने एम्प्लॉयर ब्रांडिंग इज अ मेन फंक्शन in which you spend huge amount of money on employer branding, not as a brand, as an employer as well. दोनों तरीकों से आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन को मशहूर करना होता है। अब मैं एक ऑर्गेनाइजेशन है किसान घी। अब किसान घी जो है एक्सीलेंट प्रोडक्ट, उनके इतने ब्रांड्स हैं लेकिन वो अपने ब्रांडिंग के ऊपर इतना काम नहीं करते। 92 न्यूज चैनल भी उनका है। बट ऑन दी अदर हैंड आपको ऐसी ऑर्गेनाइजेशन मिलेंगी जो बहुत स्मॉल हैं लेकिन वो बहुत अच्छे तरीके से इसके ऊपर काम करती हैं। आपके ऑर्गेनाइजेशन में एक एम्प्लॉई आया, उसको छोड़ के नहीं जाना चाहिए। आपका कल्चर बहुत ज़बरदस्त होना चाहिए। चाहे आपकी ऑर्गेनाइजेशन स्मॉल है बट योर कल्चर शुड बी मल्टीनेशनल। चाहे आपकी ऑर्गेनाइजेशन डोमेस्टिक है बट योर कल्चर शुड बी इंटरनेशनल। चाहे आपकी ऑर्गेनाइजेशन एक स्टार्टअप है बट द मैनेजमेंट स्टाइल शुड बी मल्टीनेशनल। जब ये चीजें आप लोग करेंगे तो यू विल ग्रो लाइक मल्टीनेशनल। आई टेल यू, दिस इज लाइक these are the pillars and these are the foundations of talent acquisition, you can say. ठीक है जी, और कोई क्वेश्चन? अच्छा, मैं सॉरी आप लोगों को क्या बता रहा था कि वन थिंग इज ब्रांडिंग। तो आप अगर ये टॉप टैलेंट को अटेन करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप डोमेस्टिक स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन में या वेरी स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन में हैं और आप ये वो लेना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको एज एन एम्प्लॉयर अपनी ब्रांडिंग बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी। तो एटलीस्ट यू विल स्टार्ट, ये जो हमने पीछे बात की थी ना, यहाँ पे फाइंडिंग एंड अट्रैक्टिंग प्रोसेस में आप आ जाएंगे। आप अट्रैक्ट करना शुरू कर देंगे लोगों को। यकीन जाने हम लोग एक जॉब रेज करते हैं एंड वी गेट सीवीज इन हंड्रेड्स, और मुझे लोग मिलते हैं कहते हैं यार कि हमें 10 सीवीज नहीं आ रहे, हमें 5 सीवीज नहीं आ रहे। उसकी रीज़न एक साफ सी जो मुझे नज़र आती है वो ब्रांडिंग है। मुझे और रीज़न इसकी नज़र नहीं आती, तो जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। अच्छा, अब आपकी मैंने ये टैलेंट डिवाइड किया ना आप लोगों ने। अगर आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में टैलेंट की जो स्ट्रैटेजी बनाते हैं तो आप लोगों को इस चीज़ के बारे में पता होना चाहिए कि आपने एज ए रिक्रूटमेंट या एचआर हेड आपने टैलेंट की, जब मैनेजमेंट के साथ आपकी बात हो रही है तो आपने कौन सा टैलेंट उठाना है। जैसे माइक्रोसॉफ्ट है, वो कहते हैं जी हम लोग दुनिया का नंबर 1 टैलेंट उठाते हैं। इस तरह की और बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है। मैंने कोक में काम किया, कोक में भी पहला था जी टॉप टैलेंट। आई वर्क विद डेस्कॉन, उसमें भी था कि इंजीनियरिंग में नंबर 1 टैलेंट उठाना है, लेकिन डोमेस्टिक। उसमें GIK अप्लाई नहीं करता था, करते थे तो लोग रिटेन नहीं रहते थे। लेकिन जो जितनी भी डोमेस्टिक यूनिवर्सिटीज़ है हमारी, जो पाकिस्तान में, जैसे UET है, फास्ट नास्ट है, तो उसके लोग दे यूज्ड टू ड्रीम टू वर्क इन डेस्कॉन। excuse me. So you have to brand your organization in such a way, and that is part of talent acquisition. अब हम डेफिनेशन की बात, ये आप लोगों को समझ आ गया? इसको मैं छोड़ दूं, आगे चलें या इसके ऊपर मजीद हमें डिस्कस करने की जरूरत है? जी सर, हो गया क्लियर। ताहिर साहब आपको है, आप तो बहुत इंटेलिजेंट हैं सबसे पूछने में। जी सर मैं आपसे कम इंटेलिजेंट हूँ। अस्तगफिरुल्लाह। जी हैंड रेज किया हुआ 2 लोगों ने, ऐसे ही कर दिया है या कुछ पूछना चाह रहे हैं? सर मैं ये पूछना चाह रही थी कि अगर हमारे पास कहीं पे 2 पोजीशंस आती हैं, टैलेंट एग्जीक्यूशन मैनेजर और रिक्रूटमेंट मैनेजर, अब इन दोनों की जो जॉब जेडीज हैं इनमें ये फर्क होगा कि जो टैलेंट एग्जीक्यूशन मैनेजर है वो बिगनिंग टू एंड वो सारी प्लानिंग करेगा, कैंपस हायरिंग कैसे करनी है, क्वालिफाइड कैंडिडेट्स कैसे ढूंढने हैं, कौन सी स्किल्स और एक्सपर्टीज वाले लोग ढूंढने हैं, कहाँ कहाँ जाना है, किन सेक्टर्स में जाना है हायरिंग वगैरह के लिए, और सोशल मीडिया मार्केटिंग को भी देखेगा, एम्प्लॉय ब्रांडिंग को भी देखेगा। जो रिक्रूटमेंट मैनेजर है वो खाली सिर्फ स्क्रीनिंग इंटरव्यूइंग को ही देखेगा। ठीक है जी, मैं जवाब देता हूँ। पहले मैं निदा का क्वेश्चन भी ले लूँ। जी निदा।
निदा, डू यू हैव अ क्वेश्चन? मैं सुनने ऐसे ही इंटरेस्ट कर दिया। वो नहीं, मैं हैंड लो करना भूल गई, सॉरी। अच्छा, जो सिद्रा आपका क्वेश्चन है, पहली चीज ये है कि 90% ऑर्गेनाइजेशन में उनको पता ही नहीं है कि टैलेंट एक्विजिशन में और रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन में डिफरेंस क्या है। तो वो क्या करते हैं कि वो सिर्फ टैलेंट एक्विजिशन को वो कहते हैं कि दिस इज यूज्ड ऑल्टरनेटिव, तो वो क्या नाम है, एज एन ऑल्टरनेटिव यूज करते हैं। वो टैलेंट रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन की बजाय मतलब मॉडर्न अल्फाज लगाना चाहते हैं और वो टैलेंट एक्विजिशन लिख देते हैं जी टैलेंट एक्विजिशन मैनेजर चाहिए। लेकिन जो प्रैक्टिकली इसमें जो मेन डिफरेंस है मैं आप लोगों के साथ अभी शेयर करता हूँ टैलेंट एक्विजिशन में जो आपने काम करना है। ठीक है, ये काफ़ी ब्रॉडर टर्म है। ठीक है, सबसे पहले आपने अपनी टैलेंट एक्विजिशन स्ट्रैटेजी बनानी है। मैंने स्ट्रैटेजी का पहला स्टेप आपने बताया कि आपने टैलेंट कौन सा आइडेंटिफाई करना है, मार्केट से उठाना है आपने। क्या आपने इंटरनेशनल फॉरेन क्वालिफाइड लोगों को हायर करना है? 1। नंबर 2, नहीं जी हमने फॉरेन को नहीं करना, हमने जो पाकिस्तान की जो टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ के टैलेंट को हायर करना है। अब पाकिस्तान में टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटीज़ कौन सी हैं? लेट्स से हम बात करते हैं बिजनेस ग्रेजुएट्स की, तो लम्स है, IBA कराची है, लाहौर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स है, कराची में जैसे IOBM है, CBM है, ये कह लें कि एक लेवल पर आ जाते हैं। उसके बाद फिर सेकंड ईयर यूनिवर्सिटीज हैं, तो वो विद इन योर ऑर्गेनाइजेशन यू हैव टू डिसाइड कि आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किस यूनिवर्सिटी को आप लोग किस कैटेगरी में लेकर आते हैं। दैट इज पार्ट ऑफ योर टैलेंट एक्विजिशन स्ट्रैटेजी। उसके बाद है बिल्ड टैलेंट पाइपलाइन। अब टैलेंट पाइपलाइन में ये होता है कि मुझे लग रहा है किसी का सर अनम्यूट है, डिस्टरबेंस हो रही है लेक्चर में ना, किसी का अनम्यूट है शायद स्पीकर। ओके, तो सेकंड जो इम्पोर्टेंट चीज़ है दैट इज बिल्ड टैलेंट पाइपलाइन। टैलेंट एक्विजिशन का जो प्रोसेस काम करता है मैं आप लोगों को बता देता हूँ। सबसे तो पहले तो आप टैलेंट डेफिनेशन करते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में। आपकी टैलेंट डेफिनेशन क्या है? टैलेंट, विच टैलेंट टू बी अट्रैक्टेड, ये बिफोर ये है कि टैलेंट डेफिनेशन जब हो जाएगी फिर टैलेंट की आइडेंटिफिकेशन हो जाएगी। आपने कहा जी कि हमने A+ मार्क्स एंड A रैंक यूनिवर्सिटी, ये आपकी टैलेंट डेफिनेशन होगी। अब जब टैलेंट ये आपने डिफाइन कर लिया, उसके बाद आपने टैलेंट आइडेंटिफाई किया। अब ये A+ मार्क और A रैंक यूनिवर्सिटी कौन सी है से आप पुट करते हैं जी, लम्स है, ICAP है, LSC है, IBA है और पंजाब यूनिवर्सिटी, जी पंजाब यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी वैसे ना लम्स, UET लिखना है। ICMAP, UET भी नहीं आती ICMAP नहीं, वो नस्ट को आप कह सकते हैं। ठीक है, चलें जी हम लोग फॉर एग्जांपल कहते हैं। अच्छा, अब उसके बाद आपने टैलेंट अट्रैक्शन की क्या मेथड्स होंगे? टैलेंट अट्रैक्शन आपने कैसे करनी है? उसके लिए यू नीड स्ट्रॉन्ग एम्प्लॉयर ब्रांडिंग, यू हैव टू डू इट। टैलेंट डेफिनेशन में 2 चीज़ें आती हैं। 1, किस नंबरों के किस यूनिवर्सिटी के लोग होंगे, ये तो होगी फ्रेशर के लिए। हाउ अबाउट द पीपल हु आर एक्सपीरियंस? उसके लिए फॉर ईच पोजीशन you define talent competencies. For example, if you want to hire an HR manager or a finance manager or quality assurance manager or procurement manager, तो आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन की जो टैलेंट स्ट्रैटेजी होती है, जो मैंने आप लोगों को पहले दिन कहा था, you need people who have similar values matching to your organizational values. ठीक है,
One, you need people who can fit in the culture of your organization. अब मैंने एक पोजीशन फिल करनी थी अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। मैंने कैंडिडेट को इंटरव्यू किया। He was very much willing to join my organization. मैंने उसको सैलरी भी जो वो चाह रहा था वो मैं सैलरी भी पे कर सकता था। Although it was out of my budget, but I was still able. लेकिन मैंने उसको पहले दिन कहा, मैंने कहा कि आप ना मेरी ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर में फिट इन नहीं हो सकते। उसने कहा जी नहीं, मैं हो जाऊंगा, मैं कर लूंगा। और वही हुआ, मैंने जब उसको जॉब ऑफर किया, मैंने फिर भी उसके कहने के ऊपर उसको जॉब ऑफर कर दी, उसने जॉब ऑफर एक्सेप्ट नहीं की। वाई? सिर्फ और सिर्फ मुझे पता चल गया था कि ये सिर्फ जॉब ऑफर लेना चाह रहा है। ही विल नॉट जॉइन माय ऑर्गेनाइजेशन। ही इज कमिंग विद अ डिफरेंट माइंडसेट। So as an HR person, you have to make sure that the people, the talent acquisition strategist or talent acquisition specialist, he has the, वो क्या कहते हैं ना कि जब आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कोई न्यू हायरिंग होती है और वो बंदा छोड़कर जाता है या वो पुअर परफॉर्मेंस करता है, तो एट दैट टाइम आपको अपनी रिक्रूटमेंट स्ट्रेटजी या आपकी टैलेंट एक्विजिशन लाने का मकसद ही ये है कि ये जो is more better and more wider than recruitment and selection, क्योंकि recruitment and selection is under talent acquisition, उसका एक फंक्शन है। लेकिन टैलेंट एक्विजिशन बनाने का मकसद ये था कि हु कैन इंश्योर के यार जो लोग हमारी ऑर्गेनाइजेशन में आए वो छोड़कर नहीं जाने चाहिए। उसके लिए फिर आई एम रिस्पॉन्सिबल, मैं मेक श्योर करूंगा कि मैं बेस्ट टैलेंट में लेकर आऊंगा। लेकिन उसके लिए पहले टैलेंट की डेफिनेशन तो आप लोग करें ना, कि हर एक तो आपने फ्रेशर के लिए कर लिया, और जो आपके एक्सपीरियंस लोग हैं उसके लिए क्या टैलेंट कॉम्पिटेंसीज मस्ट होनी चाहिए, दैट यू शुड एक्सप्लोर एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। यू शुड मैप कि जी ये जो बंदा आ रहा है इसके साथ ये मैप करती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी 20 कॉम्पिटेंसीज हैं या 10 हैं या 5 कॉम्पिटेंसीज हैं फॉर वन पोजिशन, and if somebody is matching with only 3 or 4 and lacking in let's say 20% competencies उसके पास नहीं है, so immediately you will make a training plan for that person that is coming to your organization, so that within the probation period या within the first month वो ट्रेनिंग लेकर वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन की जो टैलेंट रिक्वायरमेंट्स हैं उसको मैच कर जाए और वो फिर आपके कल्चर में टोटली फिट इन हो जाए। दैट इज द पर्पज ऑफ टैलेंट एक्विजिशन एंड अदर पर्पज। मैं वो जो इतने मुश्किल मुश्किल अल्फाज थे उनको मैं सादा लफ्जों में एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को। समझ आ रही जी? अब एक जो इम्पोर्टेंट एलिमेंट है स्ट्रॉन्ग एम्प्लॉयर ब्रांडिंग, वेरी मच इम्पोर्टेंट। आप जितने भी दुनिया के बड़े बड़े ब्रांड हैं आप उनकी वेबसाइट पर जाएं, आप देखेंगे कि उन्होंने कितनी ज़बरदस्त ब्रांडिंग की है। नंबर 1 एज एन ऑर्गेनाइजेशन वो अपनी ब्रांडिंग बहुत करते हैं। नंबर 2 एज एन एम्प्लॉयर वो अपनी बहुत ब्रांडिंग करते हैं। भले उनका कल्चर कैसा वो बात की चीज़ें हैं, लेकिन एटलीस्ट दे हैव वेरी गुड ब्रांडिंग। फिर द वे कैंडिडेट्स आर ट्रीटेड इन दैट ऑर्गेनाइजेशन, उनको अगर वो लेट से इंटरव्यू के लिए आते हैं तो उनको सेपरेट रूम में बिठाया जाता है, उनको वहाँ पर चाय कॉफ़ी ऑफर की जाती है, कोई बंदा उनको अटेंड करने वाला होता है, कोई बंदा उनको एस्कॉर्ट करता है इंटरव्यू रूम तक, इंटरव्यू रूम में उनको कंफर्टेबली बिठाया जाता है, उनसे वहाँ पर दोबारा चाय पानी पी जाती है, रिसेप्शन पे दोबारा उनको पूछा जाता है, वो अगर उनकी सिलेक्शन होती है या नहीं होती है उनको इन्फॉर्म किया जाता है। दानियाल मुझे चार्जर देना। तो ये जो सारे स्टेप्स हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट जो होते हैं टैलेंट एक्विजिशन के अंदर होते हैं। अब इससे एचआर की फॉर एग्जांपल जो आपका रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन की जो एम्प्लॉय जॉब कर रहा है उसकी जॉब बढ़ती है, तो हम लोग इनको इग्नोर कर देते हैं। उस इग्नोर करने की वजह से आपकी ऑर्गेनाइजेशन की रिप्यूट नेगेटिव निकलती है मार्केट में। सो दैट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन टैलेंट एक्विजिशन एंड रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, जो मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा था। अब आपकी जब आप टैलेंट की रिलेशनशिप मैनेजमेंट करते हैं तो उसके अंदर आप क्या फैक्टर्स माइंड में रखते हैं। अब अगर हमारे पाकिस्तान में बैंकिंग सेक्टर में जॉब निकलती हैं तो सब लोग उसके लिए अप्लाई करते हैं,
हम सब लोगों की, जो लोग लेट से, मैं तो नहीं अप्लाई करता, लेकिन जिन लोगों का ट्रस्ट है कि जी यस बैंकिंग सेक्टर में वो जॉब कर सकते हैं, तो लेकिन हम प्रेफर करते हैं। बट हाउ अबाउट द पीपल हु आर हाईली टैलेंटेड, डू दे प्रेफर? यूनिलीवर में जॉब निकले, कौन कौन अप्लाई करेगा? नेस्ले में जॉब निकले, कौन कौन अप्लाई करेगा? आई विल नेवर अप्लाई, सारे करेंगे। आई विल नेवर अप्लाई, आई वोंट गो देयर। तो मैं वाई डोमेस्टिक सर? में ज़्यादा प्रेफर करूँगी। मेरी प्रेफरेंस में नहीं आता वो। बात ये होती है कि हम सारे क्यों करना चाहते हैं, क्योंकि हम ब्रांड से इम्प्रेस हैं। आपको नेस्ले के अंदर की कहानियां नहीं ना पता, मुझे पता है। एनीवेज, पर सर किस तरह की कहानी, लाइक क्या वजह? कोई वजह नहीं जी, आप जरूर जाएं। मैं बस, मेरा दिल नहीं करता, यू नो। सर आप थोड़ा सा बताएं, क्योंकि हम लोगों ने भी आगे जारी बातें जाना है, तो थोड़ा सा इस कुछ भी नहीं जी, जो क्लास जबरदस्त है। जी, जबरदस्त एक्सीलेंट। अब आप तो ब्रांडिंग कर रहे हैं। मैं एक क्वेश्चन पूछूं? सर की क्लास रिकॉर्ड भी तो हो रही है ना? नहीं, वो दे आर वेरी गुड। हर ऑर्गेनाइजेशन की मुझे अंदर की कहानियां पता है। नेस्ले इज अ वेरी गुड एम्प्लॉयर, मैं चाहूंगा इंशाल्लाह अप्लाई करूंगा, छोड़ेंगे बात, आगे बढ़ेंगे। सर एक सवाल पूछूं? जी फरक। सर ये जो टैलेंट एक्विजिशन है, मतलब जनरली तो ये समझा जाता है ना कि रिक्रूटमेंट हमारा इनिशिएटिव प्रोसेस है। अब जो आपने मतलब जो कुछ बताया उससे ये अंदाजा होगा कि एक्चुअली हमारा इनिशिएटिव प्रोसेस टैलेंट एक्विजिशन होना चाहिए। एग्जैक्टली। मतलब पहले हमें किसी छोटी चीज को पकड़ना चाहिए बजाय इसके हम किसी दूसरी चीज के पीछे भागें। एग्जैक्टली। हाँ, आपने तो आज दरिया को कुएं में बंद कर दिया फरक, छा गई आप। सर ये जब दोबारा जरा तेरी आंखों में बंद करने वाली बात बता रहे हैं। जी फरक, जरा ऊंची आवाज में और जरा डिस्क्रिप्टिव होकर बताएं सबको। मैंने ये बात की है कि बजाय इसके हम ये चीज करें, हम मतलब मोस्टली ये कहते हैं कि रिक्रूटमेंट इज द इनिशिएटिव प्रोसेस, मतलब हमने सीवीज कलेक्ट करनी है, एक्सपोर्ट सीवीज तो बहुत सारी आ जाती हैं। अब हमें टैलेंट एक्विजिशन हमें अपना फर्स्ट स्टेप रखना चाहिए, हमें अपना क्राइटेरिया सेट करना चाहिए। लाइक जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं हमने एक इससे थोड़े से हट के एग्जांपल दूंगी, लाइक जैसे कहते हैं ना कि किसी चीज़ को सही करने के लिए सबसे पहले किसी बड़ी चीज़ को पे फोकस करना चाहिए। लाइक अगर हमारे पाकिस्तान में हम एग्जांपल लें, हमारी गंदगी किस लिए ज़्यादा, बेसिकली गंदगी इसलिए ज़्यादा है क्योंकि हम किसी को ये नहीं सिखाते कि इस तुम्हारे एक जगह पे गंद डालने की वजह से माहौल कितना ख़राब होता है। अगर हम ये चीज़ सिखा दें कि तुम्हारे इंडिविजुअल की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो ये बेहतर होगा बजाय इसके हम भी बाद में बड़ी-बड़ी कैंपेन्स चलाएं। और पाकिस्तान को आपने ठीक करना है, सिर्फ एक काम कर दें, कुछ भी नहीं करने की जरूरत। आप सर कुछ तो अदालतों ठीक को इंडिपेंडेंट कर दें बस, और जजों का एहतसाब करें बस। एग्जैक्टली सिर्फ एक काम। नहीं सर, वो तो बात की कहानी है ना, मैं तो मतलब एक एग्जांपल से नहीं जी, कह उससे रही हूँ। सफाई भी होगी, आप देखेंगी जब सफाई वालों की कंप्लेंट जाएगी, जब जज न्यूट्रल होकर उसका फैसला करेगा, ना जज पैसे लेगा, ना जज पैसे किसी को लेने देगा, तो आपको चीजें नजर आना शुरू हो जाएंगी दुनिया में सर जहां पर मुझे भी एग्जांपल इसलिए याद मुल्क। है क्योंकि ना मेरे घर के साथ बहुत गंद पड़ा होता है, हम साफ करवा के थक गए। फिर वो वैसा होता है, मुझे इसलिए एग्जांपल याद है। आप घर बदलने बेहतर है। सर वही सोच रहे हैं। क्योंकि एहतसाब नहीं बदल सकता। मुश्किल है ना, हमारे मुल्क में अपनी मर्जी के जज लगाए जाते हैं। अब जज, अगर आपने हाई कोर्ट का जज बनना है तो उसके लिए कोई प्रोसेस नहीं है, उसके लिए सिलेक्शन है। लोग सिलेक्ट किए जाते हैं, आइडेंटिफाई किए जाते हैं कि ये बंदा जो है ना, इसको हमने हाई कोर्ट का जज बनाना है। तो मुझे बताएं, ऐसा होना चाहिए? ये चार्टर्ड अकाउंटेंट बंदा बनता है, सारी जिंदगी गुजार देता है, क्यों जी साहब? एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के लिए आपको कितने प्रोसेस से गुजरना पड़ता है? एक आप डॉक्टर बनते हैं, आप 5 साल की डिग्री करते हैं, 2 साल आप हाउस जॉब करते हैं, उसके बाद फिर आप एक सिर्फ डॉक्टर बनते हैं। उसके बाद आपने पूरा प्रोसेस से गुजरना है, फिर आपने वो जो मास्टर्स करना है आपने, या जो भी CFA जो जो भी स्पेशलाइजेशन होती हैं,
लेकिन टू बिकम जज फॉर हाई कोर्ट, आप अगर एडवोकेट हैं 10 साल की आपकी सर्विस होनी चाहिए और आप उसमें से सिलेक्शन होगी, तो गवर्नमेंट तो सिलेक्ट करेगी, अपनी मर्जी के लोगों को आइडेंटिफाई करेगी, उनको हाई कोर्ट में बिठा देगी, फिर वो अपनी मर्जी के फैसले कराएगी। टिट फॉर टैट है ना, मैं तुम्हारी आई स्क्रैच योर बैक, यू स्क्रैच माई बैक। आप जैसे लोगों को आइडेंटिफाई करके लाकर बैठाएंगे, वो फिर आपकी मर्जी के फैसले करेंगे। बताएं वो क्या हक और सच की बात करेंगे। जब आपने उसमें रूट कॉज को खत्म नहीं ना किया जाएगा, जब तक होना चाहिए एक प्रोसेस होना चाहिए, पीपल शुड अप्लाई। जैसे पोजीशन निकलती है CSS की, PCS की, भले उसके अंदर जो भी होता है वो एक सेपरेट चीज है, लेकिन एटलीस्ट एक प्रोसेस से लोग गुजरते तो है ना, सर्टन कैपेबिलिटीज तो उनको पूरी करनी पड़ती है ना, उसमें वो नहीं है। आवाम को बेवकूफ़ बनाया हुआ, ना आवाम बोलती है ना आवाम कुछ कहती है। हम अपना कूड़ा तक बेचारा साफ करवाने के लिए हम लोग परेशान हैं, लोग घर बदल के जाते हैं। ये जैसे ये तो हमारे ये हम, और हम कहते हैं जी तब्दीली आ गई है, कोई तब्दीली नहीं है सब। सर अवाम के वकील खुद बेचारे इस चीजों से परेशान है कि हम जब लाइव बिठाई हुई सीटें हैं, पहले से फिक्स सीटें हैं, हम आगे नहीं जा सकते हैं, तो हम जैसे लोग क्या करेंगे जो एडवोकेसी में है, उनको सारी कहानी पता है, वो परेशान है इस बात से। वो एहतजाज करें भाई, वो निकाह उन्होंने नहीं कहा की है। सर मेरे हस्बैंड अपने एडवोकेट है, 7 इयर्स उनकी स्टैंडिंग है हाई कोर्ट की। अब वो खुद ये बात करते हैं, मैं उन्हें कहती हूँ आप अप्लाई करें आगे, वो कहते हैं ये पहले से फिक्स होती है, ये हम लोगों के तो कोई राइट्स भी नहीं है। मैं यही कहता हूँ ना, कितने वकला होंगे, आज तक मैंने इस चीज के लिए एहतजाज नहीं देखा। और कितने लोग करने ही नहीं देते, केस ही नहीं पकड़ते, वो लगा देते, समझ ले पर्सनल हो जाते हैं। बेटा पहले एहतजाज तो करें ना, केस तो यहाँ पे मैं एक बात जी, यहाँ पे मैं एक बात ऐड करूंगी, जहाँ पे मतलब पाकिस्तान का कल्चर यही है ना कि आपने सिर्फ इंडिविजुअल अपने राइट्स क्लेम करना है। अब अगर हम जर्मनी की स्टडी देखें तो जर्मनी ने ऐसे ही इंक्रीज नहीं किया अपने आप को, उन्होंने बहुत सेक्रीफाइसेस की हैं, उन्होंने अपनी जानें दी हैं, अपनी कुर्बानियाँ दी हैं। तो मतलब हम ये कहते हैं कि हम निकलेंगे हमारा बच्चा मर जाएगा बाहर जाके, भाई मरना तो वैसे भी है, तो कुछ तो आपको करना है ना चेंज लाने के लिए, लेकिन हम इस चीज को नहीं देखते। सही कहती हैं आप फरा। अच्छा जी, तो कमिंग बैक टू द टॉपिक, नाउ डू यू गाइस अंडरस्टैंड डिफरेंस बिटवीन टैलेंट एक्विजिशन एंड रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, or do I still have to explain more? I need at least 3 people who do not understand the process. चलें जी, बहुत शुक्रिया आप लोगों का आज की क्लास लेने का, बहुत मेहरबानी। मैं आप लोगों को स्लाइड शेयर कर दूंगा। अगर आप लोगों को कन्फ्यूजन हो, मिसअंडरस्टैंडिंग हो, तो यू कैन टेल मी। सैटरडे को इंशाल्लाह हम लोग डिस्कस करेंगे हमारा जो, अब हम लोगों ने 2 मॉड्यूल्स अपने कवर कर लिए हैं, एक रिक्रूटमेंट एंड सॉरी HR प्लानिंग, और दूसरा टैलेंट एक्विजिशन। और टैलेंट एक्विजिशन का जो सब ब्रांच है रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, उसके ऊपर हम लोग काफ़ी डिस्कस करके आ चुके हैं पहले से। ठीक है जी, तो इंशाल्लाह मैं ये प्रेजेंटेशन भी शेयर कर दूंगा, उससे आप लोगों को फर्दर क्लैरिटी हो जाएगी। तो नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह हम लोग डेवलपिंग लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर हम लोग काम करेंगे, हम लोग गो थ्रू करेंगे। ठीक है जी, जी थैंक यू सर। ओके इंशाल्लाह, थैंक यू सर, थैंक यू थैंक यू सर, थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़ जी, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़।